हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और जल्दी से एक बार भैया कमेंट करके बताइए आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? बिल्कुल भाई। लक्ष्मी नारायण जी गुड इवनिंग, विक्रम भाई, पुष्पेंद्र, सबको मेरा नमस्कार। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? करण सक्सेना जी गुड इवनिंग भाई, इंडियन, बहुत बढ़िया। सबको मेरा नमस्कार। जल्दी से एक बार यस का मैसेज करिए। और प्यारे विद्यार्थियों, आज के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल जी हाँ, 15 अगस्त उसके अगले दिन आज है हमारे कृष्ण जन्माष्टमी। चलिए भाई, कालूराम बोल रहा है आवाज वगैरह सब कुछ ओके है सर, क्लास को धुआंधार चलने दो, ऑल ओके, ठीक है। चलिए भाई, सुमन भाई बहुत बढ़िया। तो भैया देखिए, आपको मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स हमारी रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो पिछले एक महीने से, जी हां एकदम पिछले एक महीने से हम रेगुलर 2024 के ये जो 62 पेपर हुए हैं, जी हां दोस्तों, रेलवे ने 2024 के अंदर जो 62 पेपर करवाए थे उनका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। और आज है हमारा पेपर नंबर 28वां। बहुत अच्छे से हम रेगुलर तरीके से इन पेपरों को कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स लेट जुड़ रहा है, बीच में आके जुड़ा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेपर नंबर 1 से देखिए, ताकि आपको यह पता चल जाए कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, किस चैप्टर से आ रहा है, किस बुक से पूछा जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर नंबर 28, और ये पेपर जो है ये टेक्नीशियन का पेपर है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर नंबर ये 13वां है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हमने एएलपी के 15 पेपर किए थे। लोको पायलट के 15 पेपर हमने सबसे पहले करा दिए हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 के हम करेंगे 23 पेपर, शायद 23 पेपर है जो टेक्नीशियन के हुए थे ग्रेड 3 के। उसके बाद में हम जेई के पेपर करेंगे। कहने का मतलब, एक बार फिर कह रहा हूं, साइंस चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे लोको पायलट की हो, चाहे आपके टेक्नीशियन की हो, चाहे जेई की हो, साइंस एनसीईआरटी से आ रही है, 9वीं 10वीं की किताबों से आ रही है। इसलिए पेपर कोई सा भी हो, हमें हमारी प्रैक्टिस जारी रखनी है। तो शुरू कर दे कहानी भाई। थोड़ा सा एक बार इसको चेक कर लेता हूं। चलिए, तो सब कुछ ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी भी भाई को साइंस पढ़ना है तो वो हमारे डाबरा क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन से जाके कंप्लीट साइंस पढ़ सकता है। मात्र 299 रुपए के अंदर पूरे एक साल की यहां पर आपको वैलिडिटी दी जाएगी। और लाइव भी बैच चल रहा है, लाइव चलता रहेगा। और लाइव के साथ साथ ये बैच आपको पूरा हम रिकॉर्डेड दे रहे हैं। जी हाँ, लाइव शाम को 6 बजे से क्लास चलती है। लाइव का जो टाइम है वो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक का है। तो 6 से 7 हम एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ा रहे हैं। और लाइव के साथ साथ आपको पूरा साइंस रिकॉर्डेड भी मिलेगा। मेरे भाई, ये है मेरी हाथ से लिखी हुई दोनों किताबें, जिसका मैं खुद ही ऐड करता हूं। तो ये दोनों किताबें हैं, एक बुक नंबर 1 फिजिक्स केमिस्ट्री का है, फिजिक्स केमिस्ट्री एक बुक में है, और बायोलॉजी जो है वो बुक नंबर 2 में है। दोनों किताबें आप हमारे एप्लीकेशन से मंगा सकते हैं। और इस बुक के ऊपर खास ऑफर चल रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर लीजिए। जी हाँ, एक खास ऑफर जो है इस बुक पर चल रहा है, आप उस ऑफर का फायदा उठाइए और दोनों बुक जो है आप ऑर्डर कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3, 27/12/2024 शिफ्ट सेकंड का पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जिसका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है। चलिए भाई, नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। मेरे भाइयों,
धातुओं को पीट पीट कर उनकी चद्दर बनाई जा सकती है, चादर बनाई जा सकती है। इस गुण को हम आघात वर्धनीयता बोलते हैं। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, धातुओं को पीट पीट कर पतले तार बनाए जा सकते हैं। इस गुण को तन्यता कहा जाता है। सबसे ज्यादा तन्यता सोने में पाई जाती है दोस्तों। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, धातु जो है ये ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। इसका मतलब है जब धातु का हम एक सिरा गर्म करते हैं तो उसका दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। और धातुओं में ऊष्मा का जो चालन होता है, जो ट्रांसफर होती है ऊष्मा, उस विधि का नाम होता है चालन विधि। तो यहां पर तीनों ही ऑप्शन सही है, तीनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का। दोस्तों, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि एकल फेरे वाली वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र V है, एकल फेरे वाली, अगर फेरों की संख्या क्या है, 1 है, अगर एकल फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र V है, अगर मैं फेरों की संख्या 1 की बजाय 10 कर दूं, फेरों की संख्या पहले 1 थी जिसको हमने बढ़ाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फेरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फेरों की संख्या पहले 1 थी, अब कर दी मैंने 10। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आप तो ऐसे याद कर लीजिए, फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। जिस अनुपात में फेरों की संख्या बढ़ाई जाती है उसी अनुपात में चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। तो फेरों की संख्या 10 गुना, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी 10 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लोर क्षार प्रक्रिया सबसे टॉप लिस्ट में लगी रही है, इंपॉर्टेंटों की लिस्ट में सबसे ऊपर है क्लोर क्षार अभिक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग निम्नलिखित में से क्या बनाने के लिए करते हैं? तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, नमक के साथ पानी मिलाओ, नमक के साथ पानी मिलाओ, नमक के साथ पानी मिलाओ, तो यहां पर बनता है NaOH, कास्टिक सोडा बनता है, साथ में क्लोरीन गैस बनती है, साथ में हाइड्रोजन बनती है। तो NaOH एक क्षार होता है प्यारे विद्यार्थियों, जबकि क्लोरीन गैस, तो इसलिए ये क्या बनाने के लिए, तो कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए क्लोर क्षार अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं मेरे भाई? इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर बनता है एक क्षार और साथ में क्लोरीन गैस। हाँ, क्षार और क्लोरीन गैस की वजह से इस क्रिया का नाम पड़ गया क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, उभयचर के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, उभयचर का मतलब होता है मेंढक, उभयचर का मतलब होता है मेंढक। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो स्तनधारी जीव होते हैं प्यारे विद्यार्थी, जो स्तनधारी जीव होते हैं इनका हृदय होता है 4 कोष्ठीय, जिसमें 2 आलिंद और 2 होते हैं निलय। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, जैसे अपने रेप्टाइल्स और सरीसृप, सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीव, और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स बोल दो, रेप्टाइल्स बोल दीजिए या सरीसृप बोल दीजिए, इनका हृदय होता है हमारा 3 कोष्ठीय। इसके बाद में उभयचर, उभयचर मतलब होते हैं मेंढक, इनका हृदय भी होता है 2 कोष्ठीय। इसके बाद होती है पिसीज वर्ग, पिसीज वर्ग में आती है वास्तविक मछली, इनका हृदय 2 कोष्ठीय होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मेंढकों का हृदय पूछा है, तो मेंढकों का हृदय 3 कोष्ठीय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय पाया जाता है, 2 आलिंद और 1 निलय पाया जाता है। सभी दोस्त एक बार भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मात्रक क्या होता है? मेरे भाई ध्यान से सुन इधर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी बराबर होता है FR² m1 अपॉन m2, m1 इंटू m2। मेरे भाई सुन इधर, बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और इधर नीचे 2 किलोग्राम है इसलिए किलोग्राम का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने ऐसे लिखा है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम को ऊपर लिया, ये किलोग्राम -2, किलोग्राम -2, बी ऑप्शन इज राइट।
गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, इसका मान फिक्स है मेरे भाइयों 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और ये मान जो दिया था ये मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। हेनरी कैवेंडिश ने दिया था ये मान, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। शेखर भाई बहुत बढ़िया, कमल चौधरी जी गुड इवनिंग भाई, अखिलेश यादव बहुत बढ़िया, सबको मेरा नमस्कार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक क्वेश्चन है, नर जननांग सिसन किसके स्थानांतरण में सहायता करता है? तो भैया सिसन का जो काम है वो है शुक्राणुओं को महिला को योनि तक पहुंचाना। तो नर जननांग सिसन किसके स्थानांतरण में सहायता करता है? तो शुक्राणुओं को महिलाओं की योनि तक पहुंचाने का काम इसका है, आपके नर जननांग सिसन का काम पूछा है ना, और कोई काम नहीं है भाई साहब। शुक्राणुओं को धक्का मार के महिलाओं की योनि में ट्रांसफर करना। पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित है ना? किसी चीज की आप बहुत ज्यादा जानकारी चाहते हो लेकिन टीचर जल्दी से नहीं देता है, आपको खुशी नहीं मिलती है ना? शादी हो जाएगी तो आप भी ट्रांसफर कर देना शुक्राणुओं को इधर से उधर, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7, पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित? भैया संपीड़ित का मतलब क्या होता है? संपीड़ित का मतलब है किसी चीज को कितना दबाया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जो संपीड़न है वो गैस में। प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है बहुत सारी गैस को हम एक छोटे से सिलेंडर के अंदर भर देते हैं, तो सबसे ज्यादा जो संपीड़न है वो आपको किस अवस्था में देखने को मिलती है? गैसीय अवस्था में। उच्च, देखिए कैसे, वहां पर दो शब्द यूज करना। जब संपीड़न करते हैं गैस का तो यहां पर आपको क्या करना? उच्च दाब व निम्न ताप का उपयोग करना। इस शब्द को साइड में लिख लेना। संपीड़न में क्या करते हो आप? उच्च दाब व निम्न ताप का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है भाई, ये लाइन गलत है, ये लाइन हमारी क्या है? गलत है। कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब वो कह रहा है गलत लाइन को बताओ। भैया बहुत सी बार इस क्वेश्चन का जवाब देने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। चलिए बहुत बढ़िया अखिलेश भाई, बहुत बढ़िया। देखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध, जी हां दोस्तों, प्रतिरोध का जो मान है चालक तार की लंबाई पे निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध है वो ताप पर निर्भर करता है। तो ताप कम ज्यादा करने से प्रतिरोध का मान भी कम ज्यादा होता है। तो ये लाइन गलत हो गई, गलत ही पूछ रहा है वो। अगला, किसी प्रतिरोध पर वोल्टता जितनी अधिक होगी धारा उतनी अधिक हो, ये यूज करो फॉर्मूला, प्रतिरोध R बराबर बी अपॉन आई। हमको पता है कि प्रतिरोध विभवांतर के समानुपाती होता है, जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। वोल्टेज ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा, धारा उतनी अधिक प्रवाहित होगी। हाँ, किसी प्रतिरोध पर वोल्टता जितनी अधिक होगी तो प्रतिरोध भी अधिक होगा, ठीक है। वोल्टता जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतनी प्रभावित होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है। किसी प्रतिरोध पर वोल्टता जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतनी अधिक प्रभावित होगी, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या हो गया? ओम हो गया, ठीक है। दो लाइन सही हो गई, एक ही गलत है ऑप्शन नंबर ए। गलत पूछ रहा है, सही पे उत्तर मत लगा देना, गलत पूछ रहा है वो आपसे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय पक्षमाभी जीव है? कल भी जिक्र हुआ था, पक्षमाभी को सीलिया बोलते हैं, सीलिया। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो संरचना पाई जाती है ये पाई जाती है पैरामीशियम पर, ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे कांटे जैसी संरचना पाई जाती है जिनको सीलिया कहते हैं। अमीबा नहीं, अमीबा नहीं, अमीबा नहीं, अमीबा नहीं, अमीबा में होते हैं कूटपाद। अमीबा के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, अमीबा के अंदर जो होते हैं इनको बोलते हैं कूटपाद बोलते हैं। यहां पर आपसे बात कर रहा है पक्षमाभी। ये एक तरह से भोजन को निगलने में या भोजन को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्राव करती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ना, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि से दो 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 एंजाइम का नाम याद कर लीजिए, लाइपेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज भी निकलता है, एमाइलेज, एमाइलेज भी यहां से निकलता है। तो किस ग्रंथि से ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है? तो लाइपेज। भैया लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, और उसमें जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, और उसमें सबसे मेन एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम। सबसे मेन जो एंजाइम होता है वो है पेप्सिन एंजाइम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सही है, सही पूछ रहा है। एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। एक विद्युत धारावाही कुंडली, जी हां, अगर किसी कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। सही लाइन है। एक विद्युत धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की, जी हां, परिनालिका के सामने साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है कि ये एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन ए और बी, कथन ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुन के नीचे दिए गए कथनों को पूरा करना है। समभारिक, समभारिकों की परमाणु संख्या अलग अलग होती है। समभारिक जैसे आर्गन, आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40, कैल्शियम द्रव्यमान संख्या 40। द्रव्यमान संख्या समान होती है जबकि इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? अलग अलग होता है। समभारिकों में परमाणु द्रव्यमान समान होना चाहिए। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? समान। समभारिक जहां पे भार समान होता है लेकिन ये जो परमाणु क्रमांक है ये अलग अलग होता है। समस्थानिकों की बात हो रही है। समस्थानिकों में, सॉरी, समभारिकों की, समभारिकों में भार समान रहेगा, भार समान रहेगा, ये वाला नंबर, परमाणु क्रमांक अलग अलग चलता है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? यदि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अवतल दर्पण में एक तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर और एक बनता है फोकस और पोल के बीच में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है, जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे बनता है, और ये जो प्रतिबिंब बनता है ये आभासी बनता है, सीधा बनता है और बिंदु नुमा बनता है, बिंदु नुमा बनता है। तो ये कहां बन रहा है? ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है फोकस पर। ऐसा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, बात हो रही है उत्तल दर्पण की, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे बनता है। फोकस कहां है? दर्पण के पीछे। ये पॉलिश हो रखी है। ये फोकस कहां है? दर्पण के पीछे है। भैया यहां फोकस दर्पण के पीछे होता है, मेरे भाइयों ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा डावरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर। चलो, श्वसन में श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बढ़िया, रेस्पिरेटरी की बात हो रही है। खमीर, यीस्ट, यीस्ट में किण्वन के दौरान पाइरुवेट जो अम्ल है वो एथेनॉल और CO2 में बदल जाते हैं। सही कह रहे हैं भैया। सबसे पहले ग्लूकोज C6H12O6, सबसे पहले ग्लूकोज पाइरुवेट अम्ल में बदलता है, पाइरुवेट अम्ल में बदलता है,
और ये पाइरुवेट अम्ल जो है ये C2H5OH और साथ में CO2 और 2 ATP ऊर्जा में बदलता है। ये काम यीस्ट में होता है। बिल्कुल सही है, ये अवायवीय श्वसन होता है यीस्ट में। यीस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन का उपयोग करके मतलब वायवीय श्वसन की बात हो रही है। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट का विखंडन हरित लवक में होता है। नहीं मेरे भाइयों, ये ऐसा हरित लवक में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन का उपयोग कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन बी गलत है। मांसपेशी कोशिकाओं में पाइरुवेट जो है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। जी हां दोस्तों, आपने सुना होगा कभी कभी हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है और ये लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ये जो पाइरुवेट अम्ल है ये लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। बी इज ए राइट आंसर। यहां पर क्वेश्चन पूरा रेस्पिरेटरी से सेट किया गया है, श्वसन तंत्र से। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा रंग ज्यादा फैलता है? तो आपको पता है मेरे भाइयों, एक वैज्ञानिक था लॉर्ड रेले ने कहा था कि प्रकीर्णन जो है तरंगदैर्घ्य, रंगों की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। टॉपिक को समझिए। जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा। और मेरे भाई, जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसका प्रकीर्णन क्या होगा? ज्यादा होगा। अब सुनिए, यहां पे 7 रंग है, VIV, GYOR। मेरे भाई, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम वॉयलेट की, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा रेड की होती है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, वॉयलेट जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है बैंगनी का। ऑप्शन में बैंगनी नहीं है। अगला उत्तर होगा इंडिगो, जामुनी नहीं है। अगला उत्तर होगा नीला। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। ओ भैया, गलत उत्तर टेक रहे कुछ भाई। नहीं भैया, जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी, तो दिए गए ऑप्शनों में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, इसलिए इसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। जिस भी भाई को विज्ञान पढ़नी है, शानदार ऑफर चल रहा है एप्लीकेशन के ऊपर किताब और कोर्सों को लेकर, और ये ऑफर कभी कभी नजर आते हैं। तो जिसको भी साइंस पढ़नी है, किताब खरीदनी है, हाथ से लिखे हुए नोट्स मंगाने हैं, घर बैठे मंगा लीजिए। बढ़िया ऑफर चल रहा है, शानदार वाला। 16 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन में समस्थानिकों का गुण होता है? समस्थानिक किसे कहते हैं? जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। नंबर तो सबका 6 ही होता है, परमाणु क्रमांक समान, लेकिन यहां द्रव्यमान संख्या अलग अलग। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3। एक ही तत्व के होते हैं ये समस्थानिक। प्यारे विद्यार्थियों, सही कथन चुन लीजिए। इनका आणविक सूत्र भिन्न भिन्न नहीं, सूत्र तो एक जैसा होता है इनका इनके आणविक सूत्र और संरचना व्यवस्था एक समान होती है। जी हां दोस्तों, इनका आणविक सूत्र और एक ही स्थान पर मौजूद होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में एक ही जगह बताया गया है। नहीं भाई, क्या आपको आवर्त सारणी में हाइड्रोजन अलग अलग जगह दिखाई देता है? नहीं भाई, ए नहीं भाई, बी पकड़िए, सी नहीं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब जो है वो लग रहा है वी। मेरा भाई, आप पढ़े लिखे हो दादाओ,
आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक ही जगह पर रखा गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, क्या उनकी अलग अलग जगह है? क्या हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में अलग अलग रखा गया है? नहीं, एक ही जगह पर रखा गया है। उपेन जी, भैया भैया सही कर लो दादाओ। कमल चौधरी जी, इनको अलग अलग स्थान नहीं दिया गया। अगर ऐसे अलग अलग स्थान दे देते तो भैया दादा पोलोनियम के 27 समस्थानिक पाए जाते हैं, आवर्त सारणी में अलग अलग भरो नहीं, एक ही जगह पे रखे गए इनको, एक ही जगह पर स्थान। 17 नंबर की क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण का आवर्धन क्षमता +2.3 है तो किस प्रकार का दर्पण है? भैया आवर्धन क्षमता यदि प्लस में आती है तो प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा, और आवर्धन क्षमता माइनस में आती है तो वो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। मेरे भाई प्लस माइनस से ही कंफर्म हो जाता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा। तो यहां पे जो आपका जो दर्पण है, दर्पण की बात हो रही है, यहां पे आवर्धन क्षमता +2.3 है, इसका मतलब तो फिक्स है कि प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से दुगुना होगा। 2.3 दुगने से ज्यादा होगा, 2.3 गुना बड़ा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मुझे बताइए, ऐसा दर्पण जिसमें प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब भाई भाई हमेशा वस्तु के समान बनता है, हमेशा वस्तु के समान बनता है, हमेशा वस्तु के समान बनता है, फिक्स है। इसकी आवर्धन क्षमता +1 होती है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। उत्तल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता है वो 1 से कम होती है, 1 से कम होती है, हमेशा 1 से कम होती है, हमेशा 1 से कम होगी। मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं। कुछ भाइयों को लग रहा होगा कि मैं इसको यूं उड़ा दूंगा, नहीं मेरे भाई, ये क्वेश्चन यूं उड़ने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन को चुटकियों में वो ही स्टूडेंट उड़ा सकता है जिसने साइंस को डाबरा सर से पढ़ा है, सीधी सी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे भाई समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु के समान बनता है, इसलिए 1/1 बराबर है ना। दर्पण जितना, प्रतिबिंब जितना बड़ा होगा बिंब भी उतना ही बड़ा है, तो बराबर चलता है। समतल उत्तल को छोड़िए, अब आपको उत्तर पकड़ना है ऑप्शन नंबर 1। अब मुझे ये बता दो गुरुजी, अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, नहीं, याद करो वो स्थिति नंबर 6 की। नरेंद्र भाई कहां फंस रहे हो? नरेंद्र भाई अवतल दर्पण की बात हो रही है और ये अवतल दर्पण में स्थिति नंबर 6 की बात हो रही है। बताओ एक बार अपने आप को पूछिए कि स्थिति नंबर 6 पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। मेरे भाई ये स्थिति नंबर 6 की बात हुई है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अवतल दर्पण में स्थिति नंबर 6 की बात हुई है। स्क्रीनशॉट लीजिए, शायद ही ऐसा क्वेश्चन जल्दी से देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव जी 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे गलत कर चुके हैं और फालतू के जवाब अभी लिख के भेज देगा तू, प्लीज। चाहे पूरे पेपर के अंदर, हो सकता है कि आप सभी इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पूरे पेपर में से अगर 4 क्वेश्चन भी आपको अच्छे मिल जाए तो उनका सम्मान करो, उन 4 क्वेश्चनों का। मैं नहीं कहता, मुझे पता है कि आप इंटेलिजेंट हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपसे कहूंगा कि अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 को दोबारा देख लेता हूं भाई। हाँ भाई, देख लेते हैं भाई। कह रहा क्वेश्चन नंबर, शिवराज गुप्ता जी, प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन, प्यारे विद्यार्थियों, प्रकीर्णन उसका ज्यादा होता है जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। मेरे भाई हमने तो ऐसा पढ़ा है, पता नहीं आपने कैसा पढ़ा है, कहते जो बैंगनी रंग होता है ना वो सबसे ज्यादा फैलता है। ऑप्शन में बैंगनी रंग नहीं है तो अगला उत्तर फिर जामुनी जाता है, जामुनी भी नहीं है तो अगला उत्तर नीला जाएगा, तो मिल गया मुझे नीला उत्तर ऑप्शन में है। सही है मेरे भाई, 15वां सही है, नीला सही है गुरु, सही है नीला।
चलिए आगे खिसकिए और क्वेश्चन नंबर 18 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। कर दिए कमल चौधरी जी, बुक की प्राइस कम कर दिए है ना, जो जितना दे रहा है ना उतने में बेच रहे हैं आप स्टूडेंट के हिसाब से, है ना। साइंस की बुक की जो फीस है वो ऐसे कर दिया, जैसे मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है, वो कहता है कि सर हम आपकी किताब 550 में ले सकते हैं, ले ले। कुछ और ज्यादा गरीब बच्चे हैं, सर हम आपकी किताब के 500 रुपए दे सकते हैं, भैया 500 में ले ले। कुछ कहते हैं कि सर जितने में आई है ना उतने ही दे सकते हैं, है ना, डिलीवरी चार्ज भी आप ही भर दो गुरुजी उसका, है ना, तो वो भी हम कर रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक क्या करना है? कार्य का मात्रक को जूल में माप दो, क्यों समय खराब कर रहे हो? कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। परंपरागत रूप से जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपने डायरेक्ट नहीं देखा होगा राजवीर भाई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नर युग्मक शुक्राणु के अंदर, नर युग्मक शुक्राणु के अंदर, नर युग्मक शुक्राणु के अंदर ही परंपरागत परंपरागत प्यारे विद्यार्थियों भोजन का भंडारण रहता है, मतलब उसके अंदर ऊर्जा संचित रहती है। जरूरत पड़ने पर, जैसे जाइगोट बनता है, जरूरत पड़ने पर ये एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है। नर युग्मक बोले तो स्पर्म, नर युग्मक बोले तो स्पर्म, शुक्राणु। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन 20 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है? संतृप्त का मतलब है एल्केन ग्रुप, भैया एल्केन समूह चलता है यहां पर। संतृप्त में केवल एल्केन ग्रुप होता है, संतृप्त में चलता है एल्केन ग्रुप। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन जो जाते हैं ना वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जाते हैं, अनसैचुरेटेड। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों जो है वो अनसैचुरेटेड के अंदर जाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जाते हैं। निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा जैव निम्नीकरण पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? भैया जैसे जैव निम्नीकरण का मतलब है आपने केले का छिलका फेंका तो वो महीने भर बाद वो केले का छिलका मिट्टी में मिल जाता है, उसका अवघटन हो जाता है, और ऐसा काम करने का बैक्टीरिया करेगा। ऐसा काम करते हैं सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया इस काम को करते हैं। सर की बात सुनो भाई, बिल्कुल सही कह रहा है, धीरे धीरे सुन लीजिए। ग्रह किस बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? जो क्वेश्चन सीधे वो सीधे रहेंगे, कठिन नहीं होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ग्रह एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, एक दूसरे के बांधे हुए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एक दूसरे को बांधे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है? बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार की लिस्ट में इसको भी पहुंचा दीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने ऐसा सुना है कि डीएनए जो है ना, डीएनए मेनली केंद्रक में पाया जाता है, डीएनए मेनली केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। जी हां, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, जिसको हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। जी हां, पादप कोशिकाओं में लवक, प्लास्टिडिया लवक के अंदर भी, जी हां, पादप कोशिकाओं में प्लास्टिडिया लवक के अंदर भी खुद का डीएनए पाया जाता है। कहानी क्लियर है? खुद का डीएनए, भाई डीएनए की जो मेन जगह है ना वो केंद्रक है। डीएनए मेनली केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए देखने को मिलता है। 24 नंबर, यदि सतही क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर, भैया अगर हम कपड़ों को थोड़ा चौड़ा करके सुखाते हैं तो वो कपड़े थोड़े से जल्दी सूख जाते हैं,
क्योंकि वहां से पानी के उड़ने की दर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। मेरे दोस्त, जैसे अपना कोई तौलिया है, तौलिया को अगर हमने ऐसे घड़ी करके पटक दिया, जल्दी से नहीं सूखेगी। लेकिन अगर उसी तौलिया को हम चौड़ा करके सुखाते हैं, मतलब उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, तो वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है, वो जल्दी से सूख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, नल नल ब्यूटेनॉल, एल 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 में मौजूद क्रियात्मक समूह की प्रकृति को पहचानिए। किसके पीछे एल आता है? किसके पीछे एल? अल 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 अल। किसके पीछे OH आता है? OH। ठीक है, अब सुनिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड में चलता है CHO, एल्डिहाइड, एल एल एल। तो इसके पीछे जो आवाज आती है, क्रियात्मक समूह जो होता है, इसका होता है एल्डिहाइड, ALL, ब्यूटेनॉल, एल की ध्वनि आती है पीछे, AL की। कीटोन, ऑन की ध्वनि आती है। एल्कोहल, अल अल, OH, अल की ध्वनि आती है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये अलग चीज है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो सही जवाब है वो है एल्डिहाइड। ब्यूटेनॉल के अगर फॉर्मूले की बात करता हूं तो CH3 CH2 CH2 CHO, 4 कार्बन होने चाहिए ना। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये भी काउंट होता है। ये CHO का भी कार्बन काउंट होता है। ये ब्यूटेनॉल, पीछे AL, इंग्लिश में AL की आवाज आती है, अल, ब्यूटेनॉल। ये क्रियात्मक समूह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्लाज्मा झिल्ली, प्यारे विद्यार्थियों, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, जैसे कोशिका है, कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है, जिसे अर्धपारगम चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। इसे अर्धपारगम चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि चीजों का चयन करती है, कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, किसको आने दूंगा, किसको नहीं आने दूंगा, चयन करते हैं। इसको बोलते हैं अर्धपारगम चयनात्मक झिल्ली। ये प्रोटीन और लिपिड, बोले तो फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। चलिए एक बार कमेंट करके बताओ भैया, यहां तक सभी चीजें ठीक है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 26 तक सब कुछ ठीक चल रहा है? जो भी विद्यार्थी लेट जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं 2024 के 62 पेपर, एकदम लेटेस्ट TCS के नए पेपरों पे चर्चा चल रही है। और ये है आज हमारा पेपर नंबर 28। इससे पहले हम 27 पेपर कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे डावरा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 13वां पेपर आज मैं करा रहा हूं। पेपर नंबर ALP के 15 पेपर करा चुका हूं 2024 वाले। टेक्नीशियन के 13 पेपर, 13वां पेपर आज चल रहा है। कमेंट देख रहा हूं कैसा चल रहा है, बस इतना सा बता दो। साइंस पढ़नी है तो 299 रुपए में जाके विज्ञान पढ़ लो। प्ले स्टोर पे जाओ, डावरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलती है, तो पूरा साइंस लाइव पढ़िए। लाइव के साथ रिकॉर्डेड भी मिलेगा, तीनों सब्जेक्ट वहां पर फुल फ्लैश। फिजिक्स डाल दिया है, केमिस्ट्री डाल दिया, बायोलॉजी डाल दिया है। दिन में कितनी भी क्लासें पढ़िए, कभी भी पढ़िए, कोई रोक टोक नहीं है। 299 में, 299 रुपए में आप पूरा साइंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ये दोनों किताबें, ये मेरी साइंस की 2 किताबें हैं, जिनका प्रचार मैं भी करता हूं, आप भी कर दिया करो थोड़ा थोड़ा। जिनके फॉलोअर्स ज्यादा है, बहुत सारे भाई इंस्टाग्राम चलाते हैं। कल एक भाई ने वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो जिनके भी फॉलोअर्स ज्यादा, मेरे क्या इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने, 3,500 है ना। यूट्यूब पर तो है अपने पास में 1,00,000 1,50,000 बच्चे, टेलीग्राम पर है 40-50 हजार बच्चे, फेसबुक पर भी है 60-70 हजार बच्चे, है ना, अभी है लाख। लेकिन जो भी भाई इंस्टाग्राम चलाता है, जिसके पास बच्चे ज्यादा है, थोड़ा सा आप भी ना। कमल जी, चौधरी जी, कम कर दी प्राइस, कितनी कम चाहिए बताओ तो सही। सर बुक का प्राइस कम कर दो, कर दिया। कमल जी आप बात कर लो यार, ये नंबर दे दिया ना, बात कर लो। आपसे कह रहा हूं ना, बच्चों के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं आजकल हम किताब। जैसे मान लीजिए कोई अमीर बच्चा है तो उससे ज्यादा ले रहे हैं। जैसे अपनी बुक की जो प्राइस है, दोनों 2 किताब है, तो 2 किताब 600 रुपए में है, 600 रुपए इनकी प्राइस है दोनों किताबों की। साथ में डिलीवरी चार्ज भी हम इससे उपलब्ध ले रहे थे शुरू में, स्टार्टिंग में। उसके बाद में हमने क्या किया, ऑफर नंबर 2 हमने धीरे धीरे देखा, तो हमने उसका डिलीवरी चार्ज हटा दिया बच्चों से। नहीं कि बच्चों से डिलीवरी चार्ज नहीं लेंगे, 600 रुपए में किताब को बच्चों तक पहुंचाएंगे।
अब कुछ बच्चे जैसे गरीब है तो उससे हम कम ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई गरीब बच्चा है, वो कह रहा है सर हम 500 रुपए देंगे। अब 500 में भाई मैं सच बता रहा हूं, 500 में दोनों किताबों का लगभग 90 रुपए के आसपास डिलीवरी चार्ज आता है वजन के हिसाब से। 1.5 किलो के आसपास वजन है दोनों किताबों में, तो भैया इसमें 100 रुपए डिलीवरी चार्ज आ गए, ऐसे समझ लो। अब जैसे कोई अमीर भाई है तो उससे हम 700 भी ले लेते हैं, क्योंकि दे देता है अमीर, जिसके पास पैसे ज्यादा आते हैं ना तो वो ज्यादा दे देता है। तो जैसे अब किताब हम इस तरह से बेच रहे हैं, कोई अमीर है तो ज्यादा दे दो, गरीब है उससे हम कम ले लेते हैं। तो है ना, अपनी जो भी लगता है कमेंट कर दिया करो ऐसा ना कि गुरुजी मैं अमीर हूं, मैं इस किताब को 700 में लूंगा। कितनी खुशी की बात है। कोई गरीब है ना तो हम उसको, जैसे अब कमल जी कह रहे 400 में दे दो, कमल जी को 400 में दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, डिलीवरी चार्ज आप ही को देना पड़ेगा ना कमल जी, ठीक है। अगर कोई गरीब है, गरीब ही गरीब मिल रही है, कोई अमीर नहीं मिल रहा, कमेंट करके बताओ ना। अरे 91 में पढ़ने के बाद भी डाबरा सर से पढ़ेगा तू 400 में, मैं फिर कह रहा हूं तेरे से। ये जो 91, 99, 93, 92 वाले बच्चे पढ़ के भी एक दिन मेरे पास तो पढ़ना पड़ेगा आपको, आज कह रहा हूं। पढ़ ले तू, 99 में पढ़ ले कोई दिक्कत नहीं है, 91 में पढ़ ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो सापड़ा सूप हो जाए। अरे दादा कोई अमीर भी तो मिलो यार, कोई ऐसा बच्चा ही नहीं मिल रहा है गुरुजी 700 दे दूंगा मैं अमीर हूं, कोई ऐसा बच्चा ही नहीं मिल रहा है। आईफोन चला रहा होगा, आईफोन हाथ में होगा, लेकिन किताब में डिस्काउंट चाहिए, कोर्स में कमी चाहिए। फोन आईफोन चला लूंगा लेकिन छूट कोर्स में चाहिए है। जूते 4000 के फेर लूंगा, कपड़े भी ब्रांडेड फेरूंगा, लेकिन छूट चाहिए किताब में कोर्स में। धन्य हो आपको प्रभु। पार्टी में बर्थडे मना लूंगा, बर्थडे में अपने दोस्तों को 1000-2000 रुपए खर्च कर दूंगा, नहीं उसकी दिक्कत नहीं है, हैं? किसी की बोलोरो मंगा लूंगा, उस पे जाके केक काटूंगा, लेकिन किताब कोई बात नहीं। लेकिन अगर सच में कोई गरीब है तो भैया दे दे उसको, किसी को 500 में दे दे, कोई ज्यादा गरीब है तो, किसी को 400 में दे दे, गरीब है तो कोई दिक्कत नहीं है, बांटिए, वो आपकी मर्जी है। बाकी का अभी जो फीस है वो 600 रुपए है दोनों किताबों की, और डिलीवरी चार्ज भी फ्री है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यार करूं क्या, मेरे को तो गरीब गरीब मिलता है, कोई अमीर नहीं मिल रहा, कोई ऐसा आज तक नहीं मिला गुरुजी मैं आईफोन चलाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 100 रुपए ज्यादा दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस तत्व की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है? कौन से तत्व की तुलना में कॉपर की क्रियाशीलता ज्यादा होती है? कॉपर की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। सुनिए दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपका पोटेशियम, ये है सोडियम, ये है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एफी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। कॉपर के नीचे कौन है? कॉपर के नीचे मरकरी है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। कॉपर के नीचे चांदी है, कॉपर के नीचे चांदी है, और कॉपर के नीचे सोना भी है। तो कॉपर से कम क्रियाशील पूछ रहा था, तो चांदी कॉपर से कम क्रियाशील है। अगर ऑप्शन में मरकरी मिल जाती, चांदी, सोना, ये कॉपर से कम क्रियाशील की बात हो रही है, कम क्रियाशील। हाँ भाई नवीन भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई 28वें नंबर का क्वेश्चन ले लीजिए नवीन जी। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय से में कहां से आता है? देखिए, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में किस भाग में आता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना हृदय होता है जिसमें 4 चेंबर होता है। ये हमारा दायां आलिंद है, ये आपका बायां आलिंद है।
ये आपके फेफड़े होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड आता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो सबसे पहले बाएं आलिंद में आता है, सबसे पहले बाएं आलिंद में आता है। ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो नहीं, आलिंद बाया बाया आलिंद में। हृदय में, हृदय में कहां से आता है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कहां से आता है? तो ये है हमारी फुप्पो से, फुप्पो से, फुप्पो से सिरा। धमनी नहीं, धमनी नहीं, ये अपवाद है जिसको हम फुप्पो सिरा कहेंगे, फुप्पो सिरा कहेंगे। एक बार चेक करो यार इसको, ये क्वेश्चन की भाषा एक बार और क्लियर करने दो मुझे। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 28 की भाषा। देखो मेरी बात को सुनो 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 सुनो, ठीक है, लेकिन सही में क्वेश्चन ये था कि हृदय में कहां आता है, कहां? ये से भैया, ये जुड़ने से ना, देखो मेरी बात को सुनो, आप जितने भाई अभी लाइव हैं, या तो ये से हटा दो। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में, हृदय में कहां आता है? हृदय में कहां आता है? हृदय में कहां आता है? मेरे भाई सुनो यार बात, अगर इस क्वेश्चन में से अगर हम इस से को हटा दे, अगर इस से को हटा दे, से को हटा दे, तो उत्तर बायां आलिंद है। और सच में किताबों में क्वेश्चन यही पूछा है, मैंने जो ऑप्शन देखा है ना, इसका उत्तर यही है, डी। क्वेश्चन यही है। लेकिन ये जो से न से, अगर से शब्द है तो इसका मतलब है कि ये फुफ्फुस सिरा से, फुफ्फुस सिरा से आता है। तो मेरे भाई से हटा लो, उत्तर डी कर लो, से हटा लो, उत्तर डी कर लो। एल्कोहल के कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप में से कुछ भाइयों ने देख रखा है, कुछ ने नहीं सुना है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हम पे नहीं आ रहे ना, उन्हीं को देखो वो कहां से आ रहे हैं। एल्कोहल के कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ये उत्प्रेरक की बात हो रही है। एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, तो उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका मैं आपको स्लाइड बताता हूं, इसका एक फोटो दिखा देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन कहां से पूछा है? ये देखो, एक मिनट रुको, मैं तो ये बता दूं कि क्वेश्चन पूछा कहां है और कहां है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी के पाठ नंबर 4 में। घबराओ मत हो। कोई कहता है गुरुजी ये क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, कोई अजीब, जो अजीब क्वेश्चन, वो एक्चुअली वहां से आ रहे हैं जहां पे हमने चीजें थोड़ी सी कम पढ़ रखी है। कुछ क्वेश्चन वहां से आते हैं जहां पे हमने चीजें थोड़ी सी कम पढ़ रखी होती है। वो जरूर थोड़ी हम पे पूरी एनसीईआरटी अच्छे से आती है भाई साहब, बहुत सारी एनसीईआरटी आप पे नहीं आती है। तो देखो ये क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी कक्षा 10 लेसन नंबर 4, एनसीईआरटी कक्षा 10 में लेसन नंबर 4 से क्वेश्चन उठाया इन लोगों ने, और क्वेश्चन को देख लो आराम से। देखो प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण की अभिक्रिया का अध्ययन किया है। दहन करने पर कार्बन यौगिक को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रिया भी होती है जिनमें, देखो देखो देखो, जिनमें एल्कोहल को ये रहा एथिल एल्कोहल C2H5, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। तो ये रहा हमारा एल्कोहल, ये रहा COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसको बदलने के लिए मेरे भाई यहां पर हम पोटेशियम क्षारीय KMnO4 का यूज करेंगे, या अम्लीकृत, ध्यान रखना भविष्य में, या तो KMnO4 का यूज कर लो, या अम्लीकृत
पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करेंगे। आगे भविष्य में याद रखना काम की चीज है। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है और इन पदार्थों को ही ऑक्सीकारक बोलते हैं। कुछ पदार्थों में, जैसे इनके अंदर, इन दोनों के अंदर दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। ये इसको ऑक्सीजन दे सकता है, ये इसको ऑक्सीजन दे सकता है, इनको बोलते हैं ऑक्सीकारक। मोस्ट पन्ना है, स्क्रीनशॉट लेके जेब में रख लेना, कभी कभी काम में आएगा। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, या तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, इसको ऑक्सीकारक नाम देंगे। इनको स्क्रीनशॉट लेके रखना। नीरज कुमार, भाई मेरा लेबल नहीं है ये तो आए हुए रेलवे का लेबल है, ये तो आया हुआ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं। एक भाई कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 को दोबारा चेक कर लो सर। सही है यार, शुक्राणु आंसर मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर 19 ठीक है। आपको क्या लग रहा है जवाब? हाँ भाई, चलिए आगे देख लेते हैं। भैया ये पेज मैंने लगा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से याद करके भूल मत जाना। तारों का टिमटिमाना, ये एकदम सीधा क्वेश्चन है, जहां समय बिल्कुल खराब मत करिए। तारों का टिमटिमाना किसके कारण है? भैया तारे टिमटिमाते हैं तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सही है, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से तारे जो है वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बोल्टता को दर्शाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, चेक कर देखो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 40 में से, सच बता रहा हूं, 40 में से आप उन 10 क्वेश्चनों को छांट लिया करो जो नए नजर आ रहे हैं। समझो मेरी बात को। जितने भी भाई लाइव है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, सर ऑफर कब तक है? चलता ही रहता है ऑफर, कभी भी ले लेना, है ना। 40 में से मैं अभी पर एक पेपर में 40 क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं 40 में से 10 ऐसे प्रश्न छांटा करो जो आप कहीं ना कहीं पहली बार सुन रहे हो, कुछ गलती हो रही है, कुछ गलती हो रही है, या पढ़ तो रखा है लेकिन याद नहीं है। मैं कह रहा हूं 10 क्वेश्चन। इसलिए आप जब भी इस बार पेपर होगा तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे भाई, यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है, बोल्टता की बात हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने तो सुना है कि विभवांतर V बराबर W अपॉन Q होता है। इकाई आवेश को इकाई आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में किया गया कार्य। तो या तो ऑप्शन में कार्य बटे आवेश की मात्रा होना चाहिए था, लेकिन हमें कार्य तो नजर आ रहा है ऊपर, कार्य तो नजर आ रहा है, कार्य तो नजर आ रहा है, कार्य तो सब में नजर आ रहा है, तो कार्य को तो मत छेड़ो। लेकिन नीचे क्यों 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 आपको पता है विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T होता है, तो Q बराबर IT हो गया ना, Q बराबर IT हो गया ना, IT, Q बराबर IT। तो भैया नीचे, ऊपर ले लो कार्य, नीचे ले लो धारा इंटू समय, धारा इंटू समय। जय हो गुरु जी, नीचे ले लो धारा इंटू समय। ठीक है, चेक करो एक बार इसको।
जी हाँ, नीरज कुमार एकदम राइट है। मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूं। अभी एक मिनट रुक जाइए। एक भाई क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मेरे से कह रहा है, मैं उसको वापस दिखाऊंगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 को मैं वापस दिखाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है, मैंने भी चेक किया है, एक मिनट दोबारा देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो नर युग्मक नहीं है। बिल्कुल आगे मत बढ़ो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 19, परंपरागत रूप से जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है, मेरा भाई, शुरुआती समय में भ्रूण को पोषण देने का काम जो है वो मादा युग्मक करते हैं। जिनने क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मादा युग्मक मतलब अंडाणु, ये जवाब एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 19 मतलब किस कोशिका के अंदर, किस जनन कोशिका के अंदर भोजन का भंडार होता है? प्यारे विद्यार्थियों, नर युग्मक शुक्राणु के अंदर डीएनए डीएनए का वो रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बिल्कुल 100% जो है, मैंने भी चेक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो स्टूडेंट्स बीच में जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो शुरू से है वो चेंज कर लीजिए। पुरुषों में यदि रिक्त स्थान को शल्य चिकित्सा द्वारा काट दिया जाए तो शुक्राणु स्थानांतरण को रोका जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम हिंदी में पुरुष नसबंदी कह सकते हैं। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे वृषण से शुक्र वाहिनी निकलती है, और अगर इस शुक्र वाहिनी को काट के बांध दिया जाए तो शुक्राणु जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो आगे नहीं आ पाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम शुक्र वाहिनी को काट देते हैं, जिसको हम पुरुष नसबंदी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। 33 नंबर, मेरु रज्जु किस ऊतक से बनी होती है? प्यारे विद्यार्थियों, ऊतक तो चार ही है, तो मेरु रज्जु जो है ये तंत्रिका ऊतक से बना होता है। मेरु रज्जु तंत्रिका ऊतक से बना होता है, तंत्रिका ऊतक से बना होता है। अभिक्रिया के नाम और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से मेल खाता है? फिर भाई यहां पर इन लोगों ने चार परिभाषा लिखी है: साबुनीकरण, एष्टीकरण और निर्जलीकरण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन लोगों ने यहां पर तीन परिभाषा लिखी है। आप प्लीज इन तीनों परिभाषाओं को अच्छे से समझना। मैं ये क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्लास 10 लेसन नंबर 4 से उठाया है। एकदम पीछे पीछे, एकदम पीछे पीछे के पेज पर, जहां पे साबुन के बारे में लिखा है, अपमार्जक के बारे में लिखा है, निर्जलीकरण के बारे में लिखा है, एष्टीकरण के बारे में लिखा है। साबुनीकरण मतलब साबुन बनना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एथीन बनाने के लिए सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 के साथ एथेनॉल के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया, तो ये कोई मतलब नहीं है साबुनीकरण की परिभाषा का। एष्टीकरण, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया से एस्टर बनता है। हो सकता है आपको पता नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, ये एष्टीकरण की एक सही परिभाषा। मैं आपको एनसीईआरटी का फोटो भी दिखा रहा हूं। निर्जलीकरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एस्टर की अभिक्रिया से कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहां पर केवल उत्तर नंबर 1 सेकंड सही है। एक इसका फोटो मैं आपको दिखा देता हूं। भैया, निर्जलीकरण का मतलब होता है जहां से जल के अणुओं को बाहर निकाला जाता है, जल की कमी को हम निर्जलीकरण बोलते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं, यहां से आपको केवल एक परिभाषा पकड़नी है, जिसका नाम है एष्टीकरण। इसका जो डायग्राम है एनसीईआरटी का एक पेज में फिर लगा देता हूं। ये रहा एष्टीकरण की परिभाषा, एनसीईआरटी का एक पेज में आपको लगा रहा हूं। देखिए प्लीज, मैं आपको उन पेजों को दिखा रहा हूं
जिन पर स्टूडेंट्स की बहुत कम नजर रहती है। और ये ही वो पेज है मेरे भाई, ये ही वो पेज है जिस पर आपकी नजर कम रहती है। सच बता रहा हूं, कोई पढ़ता ही नहीं है। आप में से 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का जो चैप्टर है ना, कार्बन और कार्बन के यौगिक का लास्ट पेज, कोई पढ़ता ही नहीं है। बुरा लगता है, बुरा लगता है। लेकिन चाहे कितना भी बुरा लगे, लेकिन ये तीनों परिभाषा आपको यही मिलेगी। देखो भाई, एस्टीकरण की परिभाषा, एस्टर मुख्य रूप से अम्ल और अम्ल 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 और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होता है। अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया, ये रहा मेरे पास एल्कोहल, जिसको आप C2H5OH लिख सकते हो, एथिल एल्कोहल है। एथेनॉल, ये एल्कोहल है। और ये आपका एथेनोइक अम्ल है, ओइक एसिड अम्ल है, ये एथेनोइक अम्ल है। तो मेरे भाई, एक अम्ल एथेनोइक अम्ल और एक है एथेनॉल, इनकी जब क्रिया होती है तो एक एस्टर का निर्माण होता है। क्या बनता है? एक एस्टर बनता है मेरे भाई, ये एस्टर बनता है, ठीक है, निर्मित होता है। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अम्ल उत्प्रेरक, यहां पे उत्प्रेरक के रूप में अम्ल का यूज किया जाएगा, उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। एस्टर, ये भी अंडरलाइन कर लो डावरा सर के कहने से, एस्टर की गंध जो है वो मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने में, स्वाद उत्पन्न करने में किया जाता है। आया हुआ क्वेश्चन ये भी। फिर इसका आगे 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 यही क्वेश्चन आगे सेट कर दिया। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है, एस्टर पुनः एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। इसी पेज पर साबुनीकरण की परिभाषा लिखी गई है। इसी पेज पर साबुनीकरण की परिभाषा भी लिखी गई है। साबुनीकरण कहा जाता है, साबुनीकरण। दो परिभाषाएं मेरे भाई, मैं सही बता रहा हूं आपको, आप मानो मत मानो, आप उन पेजों को बहुत कम पढ़ते हो जहां से क्वेश्चन बन रहे, लेकिन हमने आज तक पढ़े ही नहीं है। मैं कह रहा हूं आज का ये दूसरा पेज है जिसका स्क्रीनशॉट आपको लेके रखना है हर हालत में। ये है नीचे साबुनीकरण, भी साबुन बना रखा है इन्होंने। देखो ये दिया, ये साबुन बनाने की विधि देख लीजिए। ये इन्होंने एस्टर लिया है, एस्टर लिया है, एस्टर एस्टर ले लिया। देखो करना क्या है, NOH से एस्टर लो, इसकी क्रिया NaOH से करा दिया, है ना, जो कि एक क्षार है। एस्टर पुनः एल्कोहल, एल्कोहल देखो दोबारा एल्कोहल प्राप्त हो सकता है, इससे दोबारा एल्कोहल मिल गया। और ये रहा साबुन बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम लवण के साथ। ओ, ये इसी से बनता है साबुन। सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है, साबुनीकरण कहते हैं, और इसी से साबुन तैयार किया जाता है। एक निर्जलीकरण की परिभाषा और है, जहां से मतलब जल के अणुओं का त्याग करवाया जाता है। तो भाइयों, मैं चाह रहा हूं कि जो भी भाई चाहे लेट जुड़ा हो चाहे पहले जुड़ा हो, जिसको अच्छा लगे आपकी मर्जी, नहीं लगे आपकी मर्जी। मेरा काम है आपको उस चीज तक पहुंचाना जहां से हम बहुत दूर है, जिन चीजों को हम नहीं पढ़ रहे, जो चीजें आपको बुरी लग रही है, लेकिन वो चीज परीक्षा में आ रही है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलो, तो ये जो क्वेश्चन था, इसमें एक परिभाषा सही है एस्टीकरण की, एक परिभाषा सही है एस्टीकरण की। ये पेज ऐसे कैसे मिल जाएगा आपको? इस क्लास का जो PDF है वो आपको डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। किसी तारे की स्पष्ट स्थिति थोड़ी बदलती रहती है। मेरे भाइयों, जब हम तारे को देखते ना, तो वो थोड़ा सा हिलता हुआ दिखाई देता है। उसका एक रीजन है कि हमारे और तारे के बीच में बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारी परतें हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों की डेंसिटी अलग अलग है, इसलिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो वो लगातार अपवर्तित होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य की तुलना में एक समजातीय यौगिक नहीं है?
समजातीय यौगिक नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे 1.25 घंटे का समय मांग रहे हैं, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा दूंगा। 1.25 घंटे का टाइम मैं आपसे लेके चल रहा हूं, तो थोड़ा सा धैर्य रखा करो, क्योंकि कुछ डायग्राम भी बताने होते हैं, कुछ एनसीईआरटी से भी चीजें बतानी होती है। तो आप मुझे 8 से लेके 9:15 बजे तक का 1.25 घंटे का टाइम मुझे दे दीजिए, बाकी आप अपना काम करते रहिए। दोस्तों, एक ही जाति, अरे पुच्छी में तो सबके बढ़िया है, OH लग रहा है, मतलब एक ही जाति के लग रहे हैं। जैसे जैसे किसी के पीछे लग जाता है मीणा लग जाता है, तो जिनके पीछे मीणा मीणा लग रहा है मतलब एक ही जाति के लोग हैं, है ना। किसी के पीछे मीणा मीणा लग रहा है मतलब एक ही जाति के लोग हैं। किसी के पीछे गुजर गुजर लग रहा है, इसका मतलब ये भी एक ही जाति के लोग हैं, है ना। पीछे क्या लग रहा है, किसी के पीछ में गुजर लग रहा है, किसी के पीछे जाट लगाते हैं, भैया जाट है ना। तो किसी के पीछे सैनी सैनी लग रहा है, सैनी 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 जी, सैनी सैनी जी, है ना। कहने का मतलब किसी के पीछे शर्मा जी लग रहा है, ओहो शर्मा जी का जी, ये शर्मा जी एक ही जाति के है, ये शर्मा जी है। कहने का मतलब बात ये है दादा, तो ये तो पता चला कि ये लग तो एक ही जाति के रहे, लेकिन भैया कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे पीछे क्या लगा देते, निकलते कुछ है, ध्यान रख लेना, पीछे क्या निकलते कुछ है। तो ऐसे नहीं है पुच्छी में देख के पता लग जाएगा, पुच्छी में से देखने से पता नहीं चलेगा। अब आपको यहां से चीजें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले ये पहला एल्कोहल का प्रथम सदस्य है, जिसको हम मेथेनॉल बोलते हैं, प्रथम सदस्य ये एल्कोहल का। प्लीज इसको पकड़ के बैठिए। अब आपको क्या करना है, अगले सदस्य के लिए CH2 जोड़ना है। तो एक कार्बन बढ़ाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, एक कार्बन बढ़ाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाते चलो। अगला सदस्य लाइए, एक कार्बन बढ़ाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ। अगला सदस्य लाओ, एक कार्बन बढ़ाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ। तो मेरा भाई जब ऐसा करोगे तो आपको CH3, फिर ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये इस लाइन में नहीं आएगा, है ना। जब इस लाइन का 5वां सदस्य ढूंढोगे तो C5H11OH आएगा। अगला सदस्य C6H13OH आएगा, ये गलत हो जाएगा छठा सदस्य। ओम भोलेनाथ। 37 नंबर का क्वेश्चन, समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता जरूरी है, ये विविधताएं किन त्रुटियों के कारण आती है। मेरा भाई बिल्कुल है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर किसी भी जाति को जिंदा रखने के लिए, उसके अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए DNA के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन होना जरूरी है। और DNA का वेरिएशन होना, अगर सभी मान लो पूरे मनुष्य एक जैसे होते, पता चला कोई रोग आया, एक साथ ही ले बैठता वो सबको न, जो इसलिए मनुष्यों में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, जिसकी वजह से हम कोई बड़ी से बड़ी भी अगर कोई रोग आ रहा है, समस्या, तो कुछ लोग उसमें बच जाते हैं। तो ऐसा होता है DNA की प्रतिकृति की वजह से। जब DNA रेप्लिकेशन होता है, वहां पर कुछ ना कुछ वेरिएशन हो जाता है, इसीलिए 2 भाइयों में भी आपको वेरिएशन दिखाई दे जाएगा। रदरफोर्ड ने जो सोने की पन्नी प्रयोग से परमाणु की संरचना के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला। भैया रदरफोर्ड ने क्या किया था, पतली सोने की पन्नी ली और 20,000, किताब में तो 12,000 दे रखा है, एनसीईआरटी में तो 20,000 एल्फा कणों की बौछार की और देखा कि ज्यादातर एल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ एल्फा कण कुछ डिग्री पे मुड़ के चले गए, लेकिन एक एल्फा कण 180 डिग्री के कोण पे टकरा के वापस आ गया। इस घटना से उसने कहा था कि परमाणु में एक समान धनात्मक आवेश, उसके पूरे आयतन नहीं, परमाणु एक यादृच्छिक व्यवस्था में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, परमाणु अविभाज्य है और ठोस गोले, परमाणुओं में धन आवेशित नाभिक और ऋण आवेशित। ठीक है, ये बात सही लग रही है। प्यारे विद्यार्थियों, रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु के अंदर एक गोला है जिसमें उसका पूरा वजन इकट्ठा रहता है। किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में रहेगा और उसमें रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर
चक्कर मतलब प्लस माइनस वाली जो चीज है वो भी इसने बताई थी। तो ये थे इस पेपर के पूरे 38 क्वेश्चन। ये है इसकी आंसर की मैं इसलिए हटा देता हूं क्योंकि हो सकता है कि आंसर की में कोई गड़बड़ी हो। क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ी गड़बड़ी आई थी, उसको आप सही कर लेना, ठीक है ना। उसमें अंडाणु है आंसर। तो ये रहा हमारा आज का पेपर। जिसको भी किताब मंगानी है, कोर्स खरीदना है, जो भी ऑफर चल रहा है, आप एप्लीकेशन पे जाके आप कर लीजिए। दोस्तों पेपरों को करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, हर दिन कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू आप सभी भाइयों को। अच्छे रहो, खुश रहो और चीजों को सीखते रहिए। थैंक यू। एक 15 नंबर के लिए कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, एक मिनट देख लेते हैं, अगर कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 15 नंबर सही है, अब कोई डाउट नहीं है, 15 नंबर सही है भाई।